एनर्जी थ्योरम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये सब टॉपिक हमने करा दिए थे। तो एक बार फिर दोबारा से वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में मैं बता देता हूं। मैंने आपसे बताया था कि when only conservative force acting on a body, then work done is equal to change in kinetic energy। ये आपके पास क्या थी भाई? वर्क एनर्जी थ्योरम। आपके पास केवल और केवल क्या लगा हुआ था? कंजर्वेटिव फोर्स। अगर आपके पास केवल कंजर्वेटिव फोर्स ही लगा हुआ था तो आप क्या कहोगे? वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और आपने फिर ये भी कहा था कि वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, देन माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, एंड चेंज इन पोटेंशियल प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। और आपने कहा था कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज कांस्टेंट या ऑलवेज कंजर्व्ड व्हेन ओनली कंजर्वेटिव फोर्स देखिए, आपने ये कहा था कि केवल और केवल अगर कंजर्वेटिव फोर्स अगर उस पर लगे तो क्या था? आप ये कह रहे थे कि भाई कि जो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है वो कांस्टेंट है। अब देखिए, यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको। व्हेन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स किसी सिस्टम पर लगा हुआ है देन टोटल एनर्जी इज नॉट कंजर्व, देन टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज नॉट कंजर्व। ये बात याद रखनी है कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट हुआ है, अगर कहीं कोई कंजर्वेटिव फोर्स लगा हुआ है देन टोटल मैकेनिकल एनर्जी या लिख सकते हो टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नॉट कांस्टेंट। ये कभी भी कांस्टेंट नहीं रहेगी, ये बात आप याद रखेंगे। पॉइंट क्लियर हुआ? अगर ये कांस्टेंट नहीं रहेगी देन वर्क एनर्जी थ्योरम, हमारे पास एक नई वर्क एनर्जी थ्योरम होगी। क्या होगी? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हमने पहले सीधा लिखा था क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तो कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से होगी। समझ आ गया? तो यहां तो कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई, ये हमने छोड़ रखे थे। मेरी बात समझ आ गई? हमने क्या कहा? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, इन सभी का जो सम होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, एक बार इसकी स्नैप ले लीजिए, उसके बाद हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं, वो आगे करेंगे। और इसी की एक टाइप मैं और बता देता हूं। अब देखिए, आप क्या कह सकते हो? अगर आप ये कह सकते हो कि ये आपके पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी थी डेल यू माइनस ऑफ डेल यू, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मतलब आप अगर इसको राइट साइड ले जाते हो तो क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये भी आप कह सकते हो। मेरी बात समझ गए? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी।
और चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल को आप क्या कह सकते हो, आप ये भी कह सकते हो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल माइनस मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल। ये भी आप कह सकते हो। क्यों? क्योंकि काइनेटिक फाइनल माइनस काइनेटिक इनिशियल, यहाँ पर पोटेंशियल फाइनल माइनस पोटेंशियल इनिशियल, तो फाइनल फाइनल ऐड कर लीजिए, इनिशियल इनिशियल ऐड कर लीजिए, और फिर इन दोनों के बीच में माइनस तो आ ही रहा है, माइनस कर दीजिए। तो ये हमारे पास वर्क एनर्जी थ्योरम बन गई। ये नई टर्म है। चलो कोई बात नहीं, हमने इस नई टर्म को पढ़ा। आज हम न्यूमेरिकल करेंगे जो IIT मेंस के लिए होते हैं। देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम आपने याद रखनी है। मैं आपसे ये कहता हूं कि मैं एक सिस्टम बना रहा हूं, ठीक है। यहां एक पुली है, एक मास यहां लटका हुआ है, बी मास, एक मास को यहां अटैच किया हुआ है, ए। समझ आ गया? एक मास आपके पास बी मास है, दूसरा मास आपके पास ए मास है। आपने कहा ये मास जो है ये 1 किलोग्राम है, ये मास 4 किलोग्राम है, और ये म्यू इज इक्वल टू 0.2 है। ये रफ सरफेस है। रफ सरफेस है तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो बताना पड़ेगा, ठीक है। तो म्यू हमने इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बता दिया, और कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं कहता हूं भाई ग्रेविटी आपने 9.8 नहीं 10 ले लेते हैं, 10 मीटर पर सेकेंड, ये हम ग्रेविटी लेते हैं। अब देखिए बेटा, मैंने आपसे ये कहा कि अब आपसे ये पूछा जाएगा फाइंड द स्पीड ऑफ द ब्लॉक when block B goes down 1 meter. When block B goes down 1 meter, find speed of block. अगर B ब्लॉक 1 मीटर नीचे चला जाता है तो आपने इसकी स्पीड बतानी है। तो कैसे बताओ? इनिशियली ये रेस्ट में है, U इज इक्वल टू 0, U इज इक्वल, हम क्या कहेंगे बेटा? टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या कहेंगे? टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 0। ये भी रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है, ठीक है। अब टोटल पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, टोटल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी भी हम सिस्टम की क्या मान लेते हैं? 0 मान लेते हैं, क्योंकि ये भी जहां पर है इसको हम रेस्ट में ही मान कर चलते हैं, यही हम ग्राउंड लेवल मान कर चलते हैं। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी KEF से लिख देता हूं। बेटा मान लीजिए ये नीचे जा रहा है, तो यहां इसकी वेलोसिटी आपने मान ली v, तो बेटा ये तो दोनों स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट है, ये भी 1 मीटर इधर आ जाएगा और इसकी वेलोसिटी भी क्या मिलेगी? v। हमने कहा कि ये इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या कह देंगे? MAV² प्लस 1/2 MdV²। ए का मास कितना है? 1 किलोग्राम, बी का मास कितना है? 4 किलोग्राम। वैल्यू पुट कर देंगे 1/2, 1 प्लस 4 इंटू V², मतलब क्या आ गया आपके पास? 5/2 V²। अगर मान लीजिए यहां चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाले तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या हो जाएगी? 5/2 V² माइनस 0, तो सीधा 5/2 V² लिख देते हैं। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालने, मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। आपको पता है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को PEF से लिख देता हूं। ये नीचे जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो MBGH माइनस लगा दिया, डिक्रीज हो रही है। ये आगे आ रहा है बट इसका लेवल चेंज नहीं हुआ, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो चेंज ही नहीं हुई। तो MB कितना है आपके पास? 4 किलोग्राम है। ग्रेविटी कितनी है? 10, और हाइट कितनी है? 1, मतलब क्या आ गया? -40 जूल। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी? -40, -0 करेंगे तो -40 जूल। अब आगे देखिए
हम क्या कहेंगे भाई, ये आगे राइट साइड जा रहा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे। अब बेटा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F इज इक्वल टू क्या पढ़ा हुआ है आपने, म्यू एन, और यहाँ नॉर्मल रिएक्शन ऊपर और वेट कहाँ लगा, नीचे। क्लियर। तो हमने क्या कहा, F इज इक्वल टू म्यू एम ए इंटू जी। बेटा म्यू कितना है 0.2, मास कितना है 1 किलोग्राम, ग्रेविटी 0, कितना आ गया 2 न्यूटन। दूसरी बात, ये पीछे लग रहा है और वर्क डन आगे हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट। अब हम क्या कहेंगे बेटा, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, क्या कहेंगे भाई, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल। भाई यही कहेंगे ना। तो हमने क्या कहा बेटा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स माइनस एफ इंटू एस, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट राइट साइड में है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे लगा हुआ, मैंने माइनस लगा दिया। एक्सटर्नल फोर्स आपने लगाया नहीं तो 0 लिख दिया। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी है बेटा, 5/2 v²। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, -40। एफ की वैल्यू आपके पास है 2 न्यूटन, -2। ये कितना डिस्प्लेस हुआ था राइट साइड में, 1 मीटर, 1 प्लस 0 छोड़ दीजिए इसको, 40 इधर ले आइए, प्लस 40 इज इक्वल टू 5/2 इंटू v²। बेटा v की वैल्यू निकाल देंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा 38 मल्टीप्लाई बाई 2/5, और इसका मीटर पर सेकेंड। मेरी बात समझ आ गई यहाँ तक? तो ये आपने क्या निकाल दिया, वेलोसिटी निकाल दी, जो कि पूछा हुआ था इस क्वेश्चन में। समझ आ गया। चलो एक और न्यूमेरिकल लेते हैं। अब की बार हम एक क्या करते हैं भाई, ये एक सरफेस लेते हैं, यहां एक स्प्रिंग ले लेते हैं, इसके साथ एक ब्लॉक बांध देते हैं। मेरी बात समझ गए। एक ब्लॉक बांधने के बाद हमने यहां एक पुली ले ली, पुली को फिक्स किया, यहां एक मास हमने दी लगा। मेरी बात समझ गए। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये कहेगा कि एक मास, ये जो ब्लॉक ए है इसका मास m और इस ब्लॉक का मास ये, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाएंगे मैं वो बता रहा हूं। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा एक ब्लॉक m, दूसरा 2m, और इसमें क्या क्या दे सकता है, एक इसकी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k, और क्या मिलेगा भाई, और यहां ये कांटेक्ट में है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, चलो इसको स्मूथ मान लेते हैं, इसको स्मूथ ले लेते हैं, सिंपल हो जाएगा, कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है, मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है। देखिए आपसे क्या पूछा जाएगा, फाइंड मैक्सिमम extension in spring when block starts from rest at natural position of spring। पहला पॉइंट। सेकंड आपसे ये पूछेगा, फाइंड velocity of block at x is equal to xm/2। xm जो मैक्सिमम एक्सटेंशन है ना बेटा, उसको मैंने xm से लिख दिया। जो मैक्सिमम एक्सटेंशन है उससे अगर आधी एक्सटेंशन हुई उस समय इन ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी। तीसरा, फाइंड acceleration of block B when
x इज इक्वल टू एक्स एम बाई 4। चलो मैंने ये यूं ही लिख दिया कि आपने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है और मैक्सिमम एक्सटेंशन। अब देखिए सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले मैक्सिमम एक्सटेंशन की बात करना है। आपको पता है अगर मैक्सिमम एक्सटेंशन होगी तो ये स्प्रिंग एक्सटेंड हो जाएगी, ठीक है, और डायग्राम इस तरह का बन जाएगा। ऐसा बन जाएगा भाई। ये नेचुरल पोजीशन थी, मान लीजिए ये मैक्सिमम एक्सटेंशन है एक्स एम। ये अगर एक्स एम उधर चला गया तो ये ब्लॉक यहां था, यहां से कितना नीचे चला गया एक्स एम। यही तो पॉइंट है ना भाई, ये ब्लॉक कितना नीचे चला गया एक्स एम नीचे चला गया। अगर ये ब्लॉक एक्स एम नीचे चला गया तो ये ब्लॉक एक्स एम आगे चला गया। हम क्या कहेंगे यहाँ पर, हम ये कहेंगे भाई अगर ये मैक्सिमम एक्सटेंड हो गया तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। दोनों की वेलोसिटी जीरो, मतलब जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो तो जीरो ही हो जाएगा। अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गई। कितनी हो गई, mgh, और b है तो mbgh आएगा। अब ये कितना नीचे आ गया xm, h की वैल्यू क्या है आपके पास xm है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई है तो माइनस भी लगाना पड़ेगा। मास कितना है इसका 2mgx, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब यहां क्या हुआ, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग, तो हम क्या कहेंगे हेयर इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग। ये किसमें कन्वर्ट हुआ, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास पी। और तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ, काइनेटिक भी चेंज नहीं हुई, और उसके बाद कोई भी आपके पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी नहीं है, कोई एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं है, तो हमने सारे चेक कर लिए। इज इक्वल टू क्या कर देंगे, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास पी या ब्लॉक पी। समझ आ गए। अब हमने क्या कहा भाई, अगर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग की बात करें तो 1/2 k एक्स एम स्क्वायर हो गया, 1/2 k इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है इनटू क्या हो गया एक्स एम स्क्वायर इज इक्वल टू डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है भाई, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो ये हमने निकाला हुआ है माइनस ऑफ 2mg इंटू एक्सएम। एक्सएम से एक्सएम कैंसिल हो गया, एक्स एम इज इक्वल टू, और ये डिक्रीज ही है, इसको पॉजिटिव ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जितनी डिक्रीज हुई है वही इंक्रीज हुई है। मैग्नीट्यूड की टर्म ले रहे हैं 4mg/k। ये आपके पास क्या आ गया एक्स एम आ गया। आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू है एम अगर आपके पास गिवन हो के गिवन हो तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो कि ये इतना एक्सटेंड होगा। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, ये कहता है फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक एट एक्स इज इक्वल टू xm/2। मान लो ये xm, मान लो ये ब्लॉक यहीं पहुंचता तो ये भी तो ऊपर रहता, यहां रहता, xm/2 आगे पर रहता। एट x इज इक्वल टू xm/2 मतलब क्या लिख दोगे 2mg/k। भाई यही तो डिस्टेंस होनी चाहिए xm/2, आधा करो इसका 2mg/k हो जाएगी। अगर ये आधा करोगे तो फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक एट x इज इक्वल टू xm/2। अगर ये xm/2 करना है हाफ, तो हम क्या कहेंगे, मान लीजिए इसकी वेलोसिटी v है तो इसकी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी v हो जाएगी। अब जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है तो क्या कहेंगे ma इंटू वी स्क्र प्लस 1/2 mb इंटू वी स्क्र। भैया अब इनके पास v वेलोसिटी है क्योंकि आधे में रुका हुआ थोड़ी माना जाएगा, मैक्सिमम एक्सटेंड होने के बाद रुका हुआ माना जाएगा। यहाँ वेलोसिटी v मानी तो इसकी वेलोसिटी भी v है क्योंकि ये तो दोनों स्ट्रिंग के साथ अटैच है। तो क्या हो गया ma इंटू वी स्क्र प्लस 1/2 mb इंटू वी स्क्र। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो ये xm/2 लिखना पड़ेगा क्योंकि ये तो नीचे इतना ही आए। अब हम क्या कहेंगे भाई, अब हम क्या कह सकते हैं, अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या कहेंगे भाई, इसकी पोटेंशियल एनर्जी जितनी इंक्रीज हुई है, समझ आ गया, इसकी जितनी डिक्रीज हुई है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई प्लस काइनेटिक एनर्जी। हम क्या कहेंगे इस केस में, सेकंड का सॉल्यूशन करेंगे तो मैं यहां साफ कर रहा हूं बेटा,
अब की बार मैं ये कह रहा हूं डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। क्योंकि ये पहले तो जिस लेवल पे था उस लेवल से आगे देखेंगे तो जितनी इसकी पोटेंशियल डिक्रीज हुई है, ये नीचे आया, उसने इसकी पोटेंशियल में कन्वर्ट हुआ है और इनकी काइनेटिक एनर्जी में। तो हमने क्या कहा भाई, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी तो इतनी डिक्रीज हुई है माइनस ये वाली, ये तो हमने पिछले वाले की लिख रखी है। तो क्या हो जाएगा, एम बी की वैल्यू क्या है 2m, ग्रेविटी xm/2, xm/2 कितना आया था हमारे पास 2mg/k इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी 1/2, इसका मास कितना है mv² प्लस इसका मास कितना है 1/2 2m इंटू v² प्लस पोटेंशियल एनर्जी 1/2 k xm²। xm की वैल्यू कितनी है 2mg/k। हमने इनकी वैल्यू पुट कर दी तो k से k कैंसिल, ये सॉरी नहीं हो रहा अभी तो कैंसिल, पर निकालने के हमने यहाँ पर वेलोसिटी आ जाएगी बेटा 1/2 और ये 1/2 कॉमन ले लिया, m कॉमन ले लिया, v² क्या आ गया 1 + 2 3, हमने इसको सीधा ले लिया 3/2 mv², 1/2 और ये क्या हो जाएगा 4m² g²/k, क्योंकि इसका होल स्क्वायर करेंगे तो xm/2 का होल स्क्वायर करेंगे ना बेटा, तो 4 से 4 कैंसिल, क्लियर, इज इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा, और ये डिक्रीज है कोई बात नहीं, माइनस हटा दो 4m² g²/k। आप इसको राइट साइड ले जाओ, v की वैल्यू निकाल दो, आ जाएगी। अगला पॉइंट एक्सेलरेशन के लिए है। अगर आपसे मान लीजिए एक्सेलरेशन के लिए पूछता है तो फ्री बॉडी डायग्राम बना दो। आपसे एक्सेलरेशन के लिए पूछ रहा है एट x इज इक्वल टू xm/4। अगर x इज इक्वल टू xm/4 है तो क्या हो जाएगा 4mg/k/4, क्योंकि xm की वैल्यू क्या है 4mg/4, 4 से 4 कैंसिल, क्या आ गया आपके पास mg/k आ गया। फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए, ये मास m है, राइट साइड क्या लगी हुई है टेंशन, पीछे की तरफ क्या लगा हुआ है फोर्स, और कौन सा फोर्स लगा हुआ है स्प्रिंग फोर्स लगा हुआ है -kx, और x कितना है mg/k, k से k कैंसिल, कितना फोर्स लगा हुआ है ओनली mg, और कहाँ एक्सेलरेट कर रहा है राइट साइड। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो नीचे क्या लग रहा है बेटा 2mg, ऊपर क्या लगी हुई है टेंशन, कहां जा रहा है नीचे a। अब हम क्या कहेंगे नेट अनबैलेंस फोर्स अपॉन टोटल मास। बोलो पढ़ा था कि नहीं ये फॉर्मूला, अगर ये फॉर्मूला लगाएं तो a इज इक्वल टू बेटा नीचे कितना लगा हुआ है 2mg, और इससे पीछे की तरफ कितना लगा हुआ है mg अपॉन m प्लस ये कितना था 2m था 3 हो गया कि नहीं। अब क्या हो गया बेटा m/3 सॉरी g/3, ऊपर g बच गया मीटर पर सेकंड। बोलो हो गया कि नहीं। तो इस तरह से आपसे काफी सारे क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर आप चाहो तो हम और न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं, और न्यूमेरिकल ले लेते हैं, 1-2 न्यूमेरिकल और कर लेते हैं। देखिए एक डायग्राम बना रहा हूं, चलो ये हमारे पास एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को मैं रफ सरफेस पर रख रहा हूं, यहां हमारे पास म्यू है 0.2, ठीक है। अब इसको एक पुली की हेल्प से नीचे लटकाया गया, ठीक है, पुली की हेल्प से नीचे लटकाया गया।
यहां मैंने इस पुली को फिक्स कर दिया, इस स्प्रिंग को फिक्स कर दिया और यहां एक और वेट लटकाया गया। ये पॉइंट है, ठीक है भाई। मैंने यहां कहा ये ए है और ये बी है। अब देखिए मैं ये कह देता हूं कि एक मास आपके पास मान लीजिए आपने कहा ये 4 किलोग्राम है, ये 1 किलोग्राम है, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा जाएगा, यहां चलो मैं थोड़ा सा ये कह देता हूं फाइंड, ये म्यू है, आपसे कहा जाएगा फाइंड म्यू इफ ब्लॉक स्टार्ट्स टू मूव। ये कहता है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द टेबल, ठीक है। ये कहता है कि इस ब्लॉक और ये जो टेबल बनी हुई है इस या दैट सरफेस, इस सरफेस के बीच में आप म्यू फाइंड आउट करके दिखा दो, क्लियर। अगर ये ब्लॉक मूव करना शुरू करे तो हम क्या कहेंगे बेटा। और दूसरी बात यहां पर ये बताया गया कि इस अरेंजमेंट के अंदर द सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। ये जो सिस्टम है ना ये रेस्ट से रिलीज किया गया है। आगे ये कहता है कि ब्लॉक बी इज फाउंड टू हैव स्पीड 0.3 मीटर। यहां इनिशियल 0 है, जब ये नीचे आ रहा है तो ब्लॉक की जो स्पीड है v इज इक्वल टू 0.3 मीटर पर सेकेंड नोट की गई है, 0.3 मीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ आ रहा है। इफ इट कवर 1 मीटर डिस्टेंस, अगर ये 1 मीटर नीचे आता है उस समय इसकी स्पीड को नोट किया जाता है 0.3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। चलो सॉल्यूशन करना है। देखिए बेटा हम एक डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम से आपको समझ आएगा। मैंने कहा ये ब्लॉक ए है, इस पुली ये ब्लॉक बी है। ध्यान से समझना है। ये कहता है ब्लॉक बी 1 मीटर नीचे आ गया। मैं अब दूसरा डायग्राम बना रहा हूं। ये है ब्लॉक बी, कितना नीचे आ गया 1 मीटर। इसका मतलब जो है कि पुली भी इतनी ही नीचे आ गई। अगर पुली नीचे आ गई तो ये स्ट्रिंग कितनी नीचे आई बेटा 2 मीटर, क्योंकि 1 मीटर इधर 1 मीटर इधर, मीन्स ब्लॉक कितना डिस्प्लेस हो गया बेटा यहां से यहां तक 2 मीटर हो गया, क्योंकि ये स्ट्रिंग आई है ना। अगर ये पुली नीचे जाएगी तो यहां की भी स्ट्रिंग 1 मीटर नीचे जाएगी और इधर से भी स्ट्रिंग 1 मीटर नीचे जाएगी। क्या मेरी बात समझ आ रही है? क्या मेरी बात सभी को समझ आ रही है? जो मैं डायग्राम बना रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये वाली पुली 1 मीटर नीचे जाएगी, क्योंकि ये डायरेक्ट किसके साथ अटैच है बी के साथ, बी को क्या कहा गया है 1 मीटर नीचे जा रहा है। समझ आ गया। अगर 1 मीटर नीचे जाएगा तो पुली भी 1 मीटर नीचे जाएगी। अब पुली पर इधर भी एक स्ट्रिंग है और इधर भी स्ट्रिंग है, तो मतलब ये भी 1 मीटर नीचे गई और ये भी 1 मीटर, तो ये ब्लॉक कितना आगे जाएगा 2 मीटर। समझ आ गया। इनएक्सटेंसिबल स्प्रिंग जुड़ी हुई है, ये ब्लॉक 2 मीटर आगे गया। मैंने कहा कि इस ब्लॉक की स्पीड यहां पर कितनी बताई गई 0.3 मीटर पर सेकेंड। मेरी बात समझ गए। तो जो ये ए ब्लॉक है अगर ये 1 मीटर नीचे गया, इसकी स्पीड 0.3 थी, ये 2 मीटर आगे गया, मतलब ये तो डबल स्पीड से जा रहा है। इसका मतलब यहाँ वेलोसिटी ऑफ ए को कितना बताया जाएगा 0.6 मीटर पर सेकेंड, मतलब 2 × 0.3, इससे डबल वेलोसिटी हो जाएगी। क्योंकि वो कम जा रहा है उसमें स्ट्रिंग की लेंथ डबल चेंज हो रही है, तो वो डबल वेलोसिटी से जा रहा है। पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ 0.3 मीटर पर सेकेंड ये वेलोसिटी ऑफ बी है और वो वेलोसिटी ऑफ ए है 0.6 मीटर पर सेकेंड। पॉइंट क्लियर हुआ। अब अगर आपको ये समझ आ गया तो हम कहेंगे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो पीछे लगा हुआ है, तो वही है वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी।
ये सीधा सा पॉइंट है, मैं इसके अलावा कोई फॉर्मूला ही नहीं लगा रहा हूं भाई। वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स माइनस एफ इंटू एफ डॉट एस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक। बेटा चेंज इन काइनेटिक का मतलब 1/2 एम ए इंटू वी ए स्क्वायर प्लस 1/2 एम बी इंटू वी बी स्क्वायर। ये तो क्या हो गया, काइनेटिक हो गई क्योंकि इनिशियली रेस्ट से शुरू हुआ है, लिखा हुआ है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस चेंज इन पोटेंशियल। ये बेटा नीचे गया तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई है, तो माइनस ऑफ एम बी जी एच। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। अब आपने क्या कहा कि भाई ये 2 मीटर आगे गया तो एस की वैल्यू तो 2 हो गई। एफ इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू एम ए इंटू जी मल्टीप्लाई बाई 2 मीटर इज इक्वल टू 1/2। मास कितना है, यहाँ लिखा है 4 किलोग्राम, ये है 1 किलोग्राम, तो 4। वेलोसिटी कितनी है 0.6 स्क्वायर प्लस 1/2 मास 1, ये कितना वेलोसिटी है 0.3 स्क्वायर माइनस एम बी कितना है 1, ग्रेविटी 10, 1 मीटर। मेरे हिसाब से यहाँ मास की वैल्यू पुट करेंगे तो ए का मास कितना है 4, जी की वैल्यू कितनी है 10। देखिए मेरे हिसाब से म्यू बचा है, फाइंड आउट कर सकते हो। तो बेटा इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। थोड़ा सा ढंग से सोचना है। एक न्यूमेरिकल और ले लेते हैं, देखिए ये कहता है कि एक इंक्लाइंड प्लेन है, हॉरिजॉन्टल के साथ 37 डिग्री एंगल बना रहा है। कितना है 37 डिग्री। अब हमने क्या कहा कि यहाँ एक ब्लॉक ए है जो एक स्प्रिंग के साथ अटैच है, और ये स्प्रिंग एक पुली के साथ एक स्प्रिंग की हेल्प से कनेक्ट है। यहाँ एक दूसरा ब्लॉक लटका हुआ है जो कि बी है। ठीक है भाई, ये आपके पास जो सरफेस है ये रफ सरफेस है, म्यू इज इक्वल टू 0.2। ये भी आपसे बता दिया जाता है। म्यू की वैल्यू 0.2 ले सकते हो, 0.2 ले लो या 0.6 ले लो, आ जाएगा कोई भी। ये तो हम अपनी मर्जी से दे रहे हैं, ठीक है। आपने कहा इसका मास m और इसका मास कैपिटल है। ये कहता है फाइंड minimum value of m when m mass block moves up। ये m मास ब्लॉक है ना, ये ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करते हैं, तो कम से कम इसकी वैल्यू m की वैल्यू बतानी है कि कम से कम क्या लेनी पड़ेगी। ज्यादा से ज्यादा तो कुछ भी ले सकते हो, कितना भी लगा सकते हो, बहुत ज्यादा लगा दोगे तो ज्यादा एक्सेलरेट भी कर जाएगा। तो कम से कम क्या करनी पड़ेगी, तो देखो ध्यान से बेटा। हमने क्या कहा, ये एक ब्लॉक है, स्मॉल मास m, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, नॉर्मल रिएक्शन एंड वेट mg। आप इसका रिजोल्यूशन कर दीजिए, रिजोल्यूशन करोगे तो ये क्या हो जाएगा mg cos 37, क्योंकि यहाँ तो आपने क्या कहा 37 डिग्री एंगल है, और यहाँ क्या हो जाएगा mg sin 37। बोलो होगा कि नहीं होगा। आपने क्या कहा भाई, अगर ये ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ क्या अटैच है बेटा, स्प्रिंग। मतलब स्प्रिंग कितना फोर्स लगाएगी, मैक्सिमम एक्सटेंशन तक फोर्स लगाएगी। पहले तो मैक्सिमम एक्सटेंड होगी और उसके बाद आगे बढ़ेगी, तो ऊपर की तरफ फोर्स कितना लग गया kx। बोलो लग गया कि नहीं। और अगर ये ऊपर की तरफ जाएगा तो नीचे की तरफ क्या लगेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को क्या कहेंगे म्यू एन, और एन क्या हो जाएगा mg cos 37। मतलब अगर ये ऊपर की तरफ मूव करेगा तो kxm को क्या कह दूं मैं, kxm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये mg sin 37 प्लस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू mg cos 37। पढ़ा हुआ है आपने, ठीक है। दूसरा ये ब्लॉक है। अब ये जो kx है ये टेंशन के इक्वल है। अब
इस ब्लॉक पर ऊपर लगी हुई है टेंशन और नीचे लगा हुआ है वेट। मेरी बात समझ गए? यहां हम क्या कहेंगे भाई, के एक्स एम जो है वो इसके किसके इक्वल है, वेट के इक्वल है, तभी तो बैलेंस है। अब ये नीचे जाएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से भी गया तो ये मूव करना शुरू कर देगा, अभी तक तो मूव करा नहीं है, मतलब इसको क्या लिख देंगे, mg। mg की वैल्यू mg है ये, तो sin 37 क्या होता है 3/5 प्लस म्यू की वैल्यू कितनी है 6/10 लिख देता हूं, mg cos 37 होता है 4/5। तो जो भी वैल्यू पुट करिए, g तो कॉमन आकर कट जाएगा, कैपिटल M इज इक्वल टू 3/5 m प्लस ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 2 5 जा कितना हो गया 8/25। ऐड कर लीजिए इनको, आंसर आ जाएगा कि मिनिमम कम से कम इतनी वैल्यू तो होनी ही चाहिए। समझ आ गया? क्लियर है भाई? क्लियर है? तो इस तरह से क्वेश्चन आपने करना है। ये 0.6 था, मैंने सीधा 6/10 लिख दिया। एक क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल और बता देता हूं। ये कहता है कि ए मैन ये है वेल, कुआं है वेल, ठीक है। अब इसमें से ये पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब एक बकेट है, इसको एक स्प्रिंग की हेल्प से ऊपर खींचा जा रहा है। एक आदमी यहां इसको खींच रहा है, एच हाइट पर इसने इस बकेट को ऊपर खींच रहा है, ठीक है। ये कहता है कि जो ये रोप है ना, रोप या स्प्रिंग है, इसका मास m है और जो बकेट है ना फुल भरने के बाद इसका मास कैपिटल M है। मेरी बात समझ गई? ठीक है। आपसे पूछा जाएगा फाइंड वर्क डन बाय मैन, फाइंड वर्क डन बाय मैन व्हेन bucket of water pull out from well। इस कुएं में से ये जो पानी की भरी हुई बाल्टी है इसको बाहर निकाला है, तो उसमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। बेटा देखिए, वर्क डन इज इक्वल टू क्या कह देंगे हम, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। भाई जितनी जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई है वही बताएंगे, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, mgh। इस बकेट का मास कितना है, कैपिटल है, g इंटू कितनी हाइट पर ऊपर अगेंस्ट काम किया है, क्योंकि ग्रेविटी नीचे लग रही है, ये ऊपर ले जा रहा है, तो अगेंस्ट काम किया है तो पॉजिटिव होगा, प्लस अब आपके पास ये रोप भी है। अब इस पूरी रोप का मास स्मॉल m दिया हुआ है, तो हमेशा याद रखना कि ये जो रोप है इसका मास इसके सेंटर ऑफ मास पर एक्ट करेगा, और यहां से जब हम लेंगे तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, h/2 मीन्स mg इंटू क्या हो जाएगा, h/2। समझ आ गया? दैट वर्क इज डन बाय ए मैन टू पुल आउट द बकेट। क्लियर? इसी तरह से मान लीजिए एक क्वेश्चन इस तरह का और आता है, एक और न्यूमेरिकल देखिए। ये कहता है कि आपके पास एक चेन है जो टेबल पर रखी हुई है, ठीक है। ये टेबल पर एक चेन रखी हुई है, इस चेन की जो लेंथ है ना वो L है। ये कहता है कि चेन के एक पार्ट को नीचे लटकाया जाता है और फिर छोड़ा जाता है। अब क्या होता है कि ये चेन स्लिप होना शुरू हो जाती है, और थोड़ी देर के बाद देखते हैं ना तो ये चेन ऐसे आ जाती है, स्लिप होते होते नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाती है। मेरी बात समझ गए? तो ये कहता है कि जब ये बिल्कुल यहाँ टेबल से रिमूव होती है उस समय आपने इसकी वेलोसिटी को बताना है। हाँ आ रहा बेटा। ये कहता है कि जिस समय ये चेन बिल्कुल
यहां से बिल्कुल जो लास्ट एंड भी यहां आता है उस समय आपने इसकी वेलोसिटी बतानी है क्या होगी। आपने कह दिया लेट वी बी द वेलोसिटी, ठीक है। ये आपके पास चेन थी। अगर एट प्रेजेंट देखें तो काइनेटिक एनर्जी क्या है 0, पोटेंशियल एनर्जी क्या है 0। इस पॉइंट पर देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या कहेंगे भाई, हाफ एम वी स्क्वायर, हमने इसका मास m बताया भाई, ठीक है। और अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो माइनस ऑफ एम जी और क्या हो जाएगा बेटा h, ठीक है। h इज इक्वल टू क्या लिया जाएगा L/2, क्यों, क्योंकि ये इसका सेंटर है और जो ये हाइट ली जाएगी वो L/2 ली जाएगी, हमेशा सेंटर ऑफ मास। कहां से बेटा, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास से लिया जाएगा। मतलब आप क्या कहोगे यहाँ 1/2 mv स्क्वायर इज इक्वल टू mg L/2, m से m कैंसिल, 2 इधर आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, सीधा v इज इक्वल टू √g। ये वेलोसिटी ऑफ चेन होगी जब वो वहां से गिरेगी, उस टेबल से गिरेगी। तो इस तरह के काफी सारे क्वेश्चंस हैं, आप प्रैक्टिस करो। ये क्वेश्चंस काफी टिपिकल और काफी अच्छे एनसीईआरटी के भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो आईआईटी में आते हैं, आप पीएमटी में आते हैं। आप एक बार इनकी प्रैक्टिस करिए और जब आप इनकी प्रैक्टिस करो कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे पास भेजिए। आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।